हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर अध्याय 7 का जीव जनन कैसे करते हैं। ये क्लास 10th का 2024 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कहीं भी स्किप कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन की मूल घटना क्या है? उग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, डीएनए की प्रतिकृति बनना और भ्रूण का बनना। तो जनन का जो मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रतिकृति का बनना, और यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डीएनए ही है वो क्या करता है, मूल प्रकृति बनाता है और माँ बाप के लक्षण को क्या करता है, उसके संतति में, उसके संतान में दिखाई देने लगता है या लाता है, लाने का कार्य करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी समष्टि को हम लोग विज्ञान के भाषा में जीव भी कहते हैं, जीव को समष्टि कहते हैं। तो के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो जनन की प्रक्रिया आवश्यक है किसी भी जीव और समष्टि को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जनन हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, नई प्रतिकृति नष्ट हो जाती है। तो नई प्रतिकृति नष्ट हो जाती है और चौथा में दिया हुआ है कोशिका मर जाती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका मर जाती है। तो इसका चलिए सही आंसर हमारा कोशिका मर जाती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो अनुवांशिक गुणों का संदेश कौन होता है? डीएनए अणुओं में, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डीएनए। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा होता है डीएनए का फुल फॉर्म। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ सकता है। और हाँ स्टूडेंट, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा क्या करता है? अलैंगिक जनन करता है। और इसमें कौन सा विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन द्वारा, पुनर्जनन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा। तो हाइड्रा में जो जनन होता है हमारा मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हाइड्रा हो जाएगा। तो हाइड्रा देखिए, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हाइड्रा इस प्रकार से अंगुली नुमा इस प्रकार से बहुत सारे संरचना होती है और यहाँ इस प्रकार से होती है, और इसी में क्या होता है, इस प्रकार से अंगुली नुमा फिर एक नया संरचना उभार आता है। तो इसी से एक नया संतान या नया संतति का जीवन उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन के नाम से जानते हैं। चलिए हम सातवां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सातवां क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट इष्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? तो इष्ट कोशिका किस विधि द्वारा जनन करती है? मुकुलन, विखंडन, खंडन, बीजाणु, महासंघ। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टूडेंट मुकुलन हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होता है स्टूडेंट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुखंडन, प्लाज्मोडियम। देखिए इस प्रकार से आप लोगों को मैं फ़ोटो सहित अच्छे से नोट्स वाला वीडियो में बता दिया हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे एक ही जगह पे क्या होता है, सब टूटने लगता है और लाखों की संख्या में एक जीव से अनेक जीव बन जाते हैं। तो यही होता है प्लाज्मोडियम की प्रकृति। चलिए हम नौवां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और नौवां क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? द्विखंडन होता है। देखिए इसमें शरीर जो है वो दो भाग में टूट जाता है। देखिए इस प्रकार से क्या है, यह अमीबा है और इसके बीच में हमारा केंद्र है। तो केंद्र क्या होता है, धीरे धीरे करके अगला जो आकृति जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा और केंद्र इस प्रकार से दो भागों में टूटने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट। और तीसरा स्टेप में क्या होगा,
ये हमारा तीनों का दोनों अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और एक नया जीव बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा द्विखंडन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चलिए हम 10वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे के सारे 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं स्टूडेंट। तो 10वां क्वेश्चन में लिखा हुआ पुंकेसर में होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पुंकेसर किस में होता है। तो पुंकेसर जो है एक फूल का पार्ट है, फूल के एक भाग का नाम है। तो पुंकेसर में क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, पराग का कण होता है, बाह्य दल होता है, बीजांड होता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पराग का कण होगा, पराग कण। ठीक है, पुंकेसर में ही पराग का कण होता है और ये क्या होता है, हवा के माध्यम से उड़ करके एक दूसरे फूल के ऊपर में बैठता है, जहाँ से हमारा फल का या नया फल हमारा बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागण की क्रिया भी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ब्रायोफिलम किस भाग द्वारा जनन करता है। तो ब्रायोफिलम किस भाग द्वारा जनन करता है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पत्ती के द्वारा ही अपना जनन करता है। तो ब्रायोफिलम का एक पत्थर चट्टा, इसका आप लोग पत्ता देखे होंगे, इस प्रकार से पत्ता होता है। और इसको क्या करेंगे, अगर आप बालू में थोड़ा सा भी गाड़ के छोड़ देंगे तो इससे जड़ निकलने लगेगा, इस प्रकार से जड़ निकलने लगेगा। और जड़ निकलने के बाद ये क्या होता है, तना में विकसित हो जाता है, एक नया पौधा बन जाता है और इस प्रकार से ब्रायोफिलम अपना जनन करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। बाह्य दल, दल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट, बाह्य दल हो जाएगा। चलिए हम इसका आंसर मारेंगे बाह्य दल। अब हमारा अगला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है पर्तन, कलम, रोपण, यहाँ पे कॉमा होगा, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है। तो इसमें क्या होता है, मुकुलन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, लैंगिक जनन होता है, बीजाणु समासंग होता है। तो इसमें बीज तो रोपा नहीं जाता है। पर्तन, कलम और रोपण में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन का क्रिया किया जाता है। जैसे आप लोग ईख लगाए होंगे, तो ईख जो है इस प्रकार से गांठ होता है और गांठ के पास में क्या होता है, अंकुरित होता है। इसको जब हम लोग ज़मीन में गाड़ेंगे तो यहाँ से हमारा अंकुरित होगा और इस प्रकार से जड़ निकलेगा और ऊपर हमारा पौधा निकलेगा। इस प्रकार से हमारा कायिक प्रवर्धन का कार्य होता है। और चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय कौन कहलाता है, फल, बीज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित जो हमारा अंडाशय होता है वो हमारा फल होता है। और ये हमारा VBI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हमारा 15वां क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो एक पुष्प यहाँ पे है और एक पुष्प यहाँ पे है, तो दोनों क्या करेंगे, परागण का क्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागण। चलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा परागण। अब हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, पौधों के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश। तो जो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट अंडाशय। अंडाशय में हमारा क्या होता है, पौधे के बीजांड पाए जाते हैं। चलिए हमारा है अगला क्वेश्चन, भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग में पोषण मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टूडेंट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा 18वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हमारा क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और ये क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही ज़्यादा VBI क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग डबल VBI कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाला है। चलिए हम 19वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और 19वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन एक लिंगी पौधा है।
तो एक लिंगी पौधा हमारा एक ही है, पपीता। और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको भी मिस नहीं कीजिएगा। पपीता इसका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा 20वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है एड्स रोग किसके कारण होता है। तो एड्स रोग हमारा होता है विषाणु के कारण होता है। और कौन सा विषाणु के कारण होता है? HIV। इसी विषाणु के कारण हमारा क्या होता है? एड्स रोग होता है। चलिए हमारा 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो हमारा 21वां क्वेश्चन में दिया हुआ है गोनोरिया तथा सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फंगस, प्रोटोजोआ। तो जो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट जीवाणु। जीवाणु के कारण हमारा गोनोरिया और सिफिलिस बीमारी होता है। चलिए अब हमारा 22वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 28 दिन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट का आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाय बाय।